भुवन सुंदरी पार्ट 2B। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। हमले का नेतृत्व मैं करूंगा। मुझे आवश्यक नौकाएं और सैन्य शक्ति दिलवाइए। मैं सुलोचना को लाकर ही रहूंगा। अगर परिस्थिति वश सुलोचना को मैं ला नहीं पाया तो सुलोचना के समान स्तर की ग्रीक की किसी राजकुमारी का अपहरण करके ले आऊँगा और आपके सम्मुख उपस्थित करूँगा। मोहन ने सभा में शपथ खाई। वर्तन तथा सभासदों को संपूर्ण विश्वास था कि मोहन यह कार्य कर पाएगा, क्योंकि वे उसकी युद्ध कला, पराक्रम और बल देख चुके थे। उसका कहना है कि सुलोचना ना सही, सुलोचना के स्तर की किसी राजकुमारी का अपहरण करके लाऊंगा। उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। उसके शब्द शब्द में प्रतिशोध की भावना गूंज रही थी। जिस दिन यह सभा हुई उसी दिन भुवन सुंदरी का पति प्रताप स्पाट से ट्रॉय आया। अकस्मात स्पाट नगर में महामारी फैली। ट्रॉय नगर से कुछ लोगों को ले जाकर उन्हें बलि चढ़ाने और देवी को शांत करने के प्रयत्न में वह यहाँ आया हुआ था। मोहन ने प्रताप का स्वागत किया, उसके रहने के लिए आवश्यक प्रबंध करवाए, उससे अच्छी दोस्ती की। उसने प्रताप से कहा, स्पाट आने की मेरी बड़ी इच्छा है। वहाँ के देवताओं की पूजा करके पुण्य कमाना चाहता हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए। मोहन की बातों से प्रताप बहुत खुश हुआ। मोहन की मांग के मुताबिक नौकाएं सन्नद्ध की गई। मोहन के साथ प्रताप भी उसकी नौका में सफ़र कर रहा था। स्पाट नगर पहुंचने में बहुत दिन लगे। भुवन सुंदरी के लिए मोहन कीमती तोहफे अपने साथ ले आया था। वे सब तोहफे उसने उसे दिए और उन्हीं के घर में अतिथि बनकर रहने लगा। भुवन सुंदरी को देखते ही मोहन जाग गया कि विश्व भर में ऐसी सुंदरी होगी ही नहीं। वह सदा इसी सोच में रहता था कि कामनी देवी की कृपा से वह अवसर कब आएगा जबकि भुवन सुंदरी को अपने साथ ट्रॉय नगर ले जा पाएगा। कामनी देवी के अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन से भुवन सुंदरी भी मोहन पर लट्टू हो गई। जब से उसने उसे देखा तब से वह उसे चाहने लगी, उस पर मरने लगी। लेकिन यह रहस्य को अपने पति से बचाने में वह बहुत ही सजग रही। मोहन स्पाट नगर में प्रताप का अतिथि बनकर 9 दिन रहा। तब एक दिन प्रताप को क्रीट द्वीप जाना पड़ा, क्योंकि उसके दादा का देहांत हो गया था। उसका वहाँ जाना अति आवश्यक था। मोहन ने सोचा कि यह सब कुछ कामिनी देवी के आशीर्वाद का फल है। यह अवसर पाकर भुवन सुंदरी को अपने साथ ले जाने की उसने योजना बनाई और वह भी बिना किसी झिझक के मान गई। उसी रात को दोनों गुप्त रूप से मोहन की नौका में पहुंचे। सब नौकाएं ट्रॉय की ओर चल पड़ी। मोहन अनेकों द्वीपों में रुकता हुआ, आनंद लुटता हुआ लंबी अवधि के बाद ट्रॉय नगर पहुंचा। प्रताप दादा के क्रियाकर्म के बाद लौटा। वह जान गया कि अतिथि बनकर आए मोहन ने उसके साथ कैसा छल कपट किया। वह तुरंत अपने बड़े भाई के पास गया और सारी बातें बताई। उसने कहा, ट्रॉय नगर पर हमले का हुक्म तुरंत जारी कीजिए। बड़े भाई ने उसे समझाते हुए कहा, जल्दबाजी मत करो, मैं दूतों को ट्रॉय नगर भेजूंगा। तुम्हारी पत्नी को वापस ले आऊँगा। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसका परिहार भी वसूल करूँगा। अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारी पत्नी को वापस नहीं भेजा तो युद्ध अवश्य होगा। राजा के भेजे दूत ट्रॉय नगर पहुँचे। तब तक मोहन भुवन सुंदरी के साथ लौटा नहीं था, इसलिए दूतों के दोषारोपणों का विश्वास वर्धन ने किया ही नहीं। उसने दूतों से कहा, आप जो भी कहते हैं निराधार है। मैं इनके बारे में बिल्कुल ही अनभिज्ञ हूँ। अगर तुम्हारी राजकुमारी का अपहरण मेरे बेटे मोहन ने किया भी हो तो भी मैं नहीं समझता कि इसके लिए मुझे परिहार चुकाना पड़ेगा। उसकी ज़रूरत भी मुझे महसूस नहीं होती। मेरी बहन का अपहरण ग्रीकों ने किया, उन्होंने क्या हर्जाना मुझे दिया? उसकी आवाज़ में कर्कशता थी। दूतों को खाली हाथ वापस भेजने पर वर्धन को कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि मोहन के साथ आई भुवन सुंदरी के अद्भुत सौंदर्य को देखकर वह हतप्रभ रह गया। मोहन और वर्धन क्या, नगर का कोई भी नागरिक ऐसा नहीं जिसने उसकी सुंदरता की वाहवाही ना की हो। उन्होंने तो इस काम के लिए मोहन को बधाइयाँ भी दी। मोहन और भुवन सुंदरी का विवाह वैभवपूर्वक हुआ। वर्धन ने
खुलेआम घोषणा की। भुवनसुंदरी को वापस ले जाने की ग्रीकों के प्रयत्नों को मैं विफल करूँगा। किसी भी स्थिति में भुवनसुंदरी को उन्हें नहीं सौंपूंगा। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, पर ग्रीकों की दाल गलने नहीं दूंगा। कहानी और है।